आज हमने ये स्टडी करना है कि जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, जब हम उन पर डोपिंग करते हैं, उन पर डोप को मिक्स करते हैं, तो उस बेसिस पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था। वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी आपके सामने क्लियर कर दिए गए थे कि बाह्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग डोप, डोप कैसा मिला रहे हैं आप, इस आधार पर वो दो तरीके के होंगे। एक होगा जिसको हम बोला करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप अर्धचालक, इसको हम नेगेटिव टाइप अर्धचालक भी बोल सकते हैं। और एक ये दूसरा वाला होगा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, उसको हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो हम इनका नाम नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप क्यों रखा गया है, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये दो तरह के रहेंगे। एक रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हुआ करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और मैंने बोला कि उन पर मिलाने वाले, उन पर जो मिक्स करते हैं डोप को ना, उस आधार पर ही ये दो तरीके के आपको मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये मैंने ले लिया। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर है? आंसर ये एक बाह्य अर्धचालक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बाह्य अर्धचालक है, पर बाह्य अर्धचालक में एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कैसे बनाएंगे? आंसर है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बाह्य अर्धचालक अगर आपको बनाना है, फिर वो चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, आपको इंट्रिंसिक से ही बना सकते हैं, निज अर्धचालक से ही आप बना सकते हैं। निज अर्धचालक में कुछ डोपिंग करनी पड़ेगी और उससे ये बन जाएगा। तो निज अर्धचालक में ऐसे कौन से एलिमेंट की हम डोपिंग करें जिससे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाए? तो ये लिखा हुआ है एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, मतलब अगर आप बाह्य अर्धचालक में एन टाइप वाला अर्धचालक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए निज अर्धचालकों में किसमें आपको डोप करना है? निज अर्धचालकों में किसी पंच संयोजी तत्व। पंच संयोजी तत्व मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट एलिमेंट का क्या मतलब होता है? पेंटावैलेंट एलिमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो भी एलिमेंट आप मिलाएंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स थे, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहे जाते हैं, टेट्रावैलेंट। और पेंटावैलेंट एलिमेंट यानी कि पंच संयोजी तत्व कौन से होंगे? जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आपको निज अर्धचालक को आपको अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें जो डोपिंग आप करेंगे वो किसी पंच संयोजी तत्व को ही मिलाएंगे, ये आपको याद रखना है। किसी पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ऐसे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि पेंटावैलेंट एलिमेंट है। इनमें से कोई से भी एलिमेंट को आप आदि की अपद्रव्य के रूप में डोपिंग की जाती है अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए निज अर्धचालकों में किसी पंच संयोजी तत्व पेंटावैलेंट एलिमेंट जैसे कि आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी है, फास्फोरस है, आदि की अपद्रव्य के रूप में डोपिंग की जाती है। देखो, अपद्रव्य के रूप में, लेकिन किया क्या जाता है? डोपिंग। डोपिंग का मतलब है चॉइस्ड मटेरियल लेना है और उसके साथ मेजर्ड क्वांटिटी उसकी चाहिए मुझको, जैसे कि दवाई देना में किया जाता है। ठीक है ना? ओके, तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? एक निज अर्धचालक है, उस निज अर्धचालक में हमने किसी पेंटावैलेंट एलिमेंट को डोप के रूप में उसमें हमने उसकी डोपिंग कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, उसका लैटिस डायग्राम हम बना के आपको दिखाएंगे। आप ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी बना हुआ है एक लैटिस डायग्राम इसका, क्योंकि इसको बनाने में वक्त ज्यादा लगता है तो हमने पहले से ही वो फिगर्स बना के रखे हैं जिनमें वक्त हमारा कम खर्च हो। ठीक है ना? तो देखिए, ये बना हुआ है। क्या आप बता सकते हैं ये निज अर्धचालक है या ये बाह्य अर्धचालक है? देख के बताइए जल्दी से।
निज अर्धचालक है। कैसे पता लगाया आपने? ये लैटिस डायग्राम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, निज अर्धचालक का, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, बाह्य अर्धचालक का? किसका है बोलिए? बाह्य अर्धचालक का है, निज अर्धचालक का है। कैसे पता लगाया आपने? हाँ जी, हाँ, क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स आप देख रहे हैं 100% एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट। याद आया? इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, हमें तो 6 दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में वहां पर होंगे, लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब सेम एलिमेंट के हैं। जितने भी आइटम्स हैं सब सेम एलिमेंट के हैं। इसलिए अभी फिलहाल ये क्या है? अभी ये निज अर्धचालक है। ठीक है, हमने इसको क्या बनाना है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि क्या करना पड़ेगा? आंसर है, वी विल हैव टू मिक्स्ड विथ अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एज डोप। हमें डोप के रूप में किसी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाना पड़ेगा। वो आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस किसी को भी मिला दो। मैंने मान लिया मैंने फास्फोरस मिला दिया, ठीक है, कोई भी मिला लो, सबसे काम बन जाएगा। मैंने मान लिया कि मैंने फास्फोरस मिला दिया, तो जब आप फास्फोरस मिक्स करोगे ना, फास्फोरस को मिक्स करोगे, तो उसमें एक खास बात यह होती है कि जितने भी फास्फोरस एटम आप मिक्स करेंगे उसमें 10, 20, 50, 1 लाख, 1 करोड़, जितने भी फास्फोरस एटम्स आप मिक्स करेंगे वो एटम्स जा करके यहां लैटिस के बीच में नहीं फंसेंगे। समझ रहे हैं आप? वो एटम्स जाएंगे और ऐसा लैटिस के बीच में जाके फंस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या करेंगे? आंसर है, जब मिलाओगे आप तो फास्फोरस के जितने भी एटम होंगे, मैं केवल एक एटम की बात आपको बताऊं, तो उसका कोई भी एटम जो होगा फास्फोरस का वो जाएगा और सिलिकॉन के एक एटम को वहां से रिप्लेस कर देगा और उस जगह पर अपना बैठ जाएगा। सिलिकॉन के पूरे एटम को ही रिप्लेस कर देगा, पूरा एटम रिप्लेस करेगा। मतलब उसका न्यूक्लियस भी जाएगा, उसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन भी चारों चले जाएंगे, वो सब अपना बगल में हो जाएंगे, फास्फोरस जाके उसकी जगह पर बैठ जाएगा और फास्फोरस का एटम ऐसा जाके यहां बीच में लैटिस में फंस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जाकर के सीधे एक सिलिकॉन को रिप्लेस ही कर देगा। ठीक है, मिला देते हैं। तो हमने इसमें फास्फोरस मिला दिया। अब फास्फोरस के एटम्स आए, एक एटम के बारे में मैं लेके आपको दिखाऊंगा और ये प्रोसेस जितने भी एटम मिलाओगे सबके साथ यही होगा फिर। ठीक है ना? अब एक एटम लेते हैं, तो फास्फोरस हमने मिक्स किया। जैसे ही फास्फोरस मिक्स किया, इसने इस सिलिकॉन एटम को यहां से हटा दिया। एक को किसी को ले लीजिए, इस सिलिकॉन एटम को यहां से रिप्लेस कर दिया उसने। ये सिलिकॉन ने क्या किया? अपने चारों इलेक्ट्रॉन समेटे और निकल गया। यहां से निकल गया मतलब मेटेरियल से बाहर चला गया क्या? नहीं, आप मिलाओगे वही रहेगा, पर अपनी पूरी फैमिली लेकर वो अलग चला गया। अब यहां पर आके कौन बैठ गया? यहां पर आकर फास्फोरस बैठ गया। फास्फोरस एक पेंटावैलेंट एलिमेंट है, और अगर ये एक पेंटावैलेंट एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसके आंसर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, 4, 5 है टोटल, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो अगल बगल वाले सिलिकॉन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। भाई 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन के इस वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले सिलिकॉन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, और फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फिर आंसर है, 5वां इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला उसको। देख रहे हैं, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉनों ने अपने आसपास उपस्थित 4 सिलिकॉन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ
सहसंयोजक बंध बना लिए। फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया जो कि अनपेयर्ड रह गया, उसका जोड़ा नहीं बना, उसका सहसंयोजक बंध नहीं बना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आंसर है वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से यहां निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं मिला। समझ आ रहा है आपको? अगर उसको बॉन्ड बनाने के लिए नहीं मिला तो ये इलेक्ट्रॉन यहां लैटिस में बीच में आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार हो गया आपका। अब आप मुझे बताइए, एक फास्फोरस एटम की मैंने बात की है, एक फास्फोरस एटम जब मैंने मिलाया है तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तैयार हुए? एक फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार हुआ। मतलब समझ में आ गया कैसे हुआ? ये नहीं समझ में आया? ओके, अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें तैयार हो गया तो होल्स कितने तैयार होंगे? फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर तैयार हुआ है तो होल्स कितने तैयार होंगे? एक होल तैयार होगा। कहां पर? कहां से निकला है इलेक्ट्रॉन? कहीं होल क्रिएट नहीं होगा। कहां जगह खाली दिख रही बताओ आप हमें। भाई आपने जो वो वाला अर्धचालक देखा था सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता था उसका वहां से। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए तो यहां जगह खाली हो जाएगी ना। समझ रहे हैं? पर यहां तो कहीं से निकला नहीं, ये तो फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया था और फास्फोरस अपना लेके आया था, वही ऐसा चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बिना होल क्रिएट किए हम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे ही आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे, क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो 5th इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाने का मौका किसी से मिला नहीं। और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो इसमें होल्स कितने बने? आंसर है कोई होल नहीं बना यहां, क्योंकि होल तो वहां बनता है जब किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। पर ये निकला कहां इलेक्ट्रॉन? ये तो फास्फोरस के साथ आया था, बस उसको बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिला, बस यही तो हुआ है। तो वो कहीं से निकला नहीं है, वो कहीं से निकला नहीं है। तो आप याद रखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, लेकिन होल्स क्रिएट नहीं हो सकता। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? तो इस बात से बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए कि एक इलेक्ट्रॉन बना है, इसका मतलब एक होल भी क्रिएट हुआ होगा। अब देखो, लैटिस को हमको, ये जो लैटिस है ना, इसको हमको गर्म भी नहीं करना पड़ा। आप देख रहे हैं, आपने गर्म भी नहीं किया, केवल आपने क्या किया है? एक पेंटावैलेंट एलिमेंट मिला दिया आपने, बस एटम उसका डाल दिया केवल आपने, और अपने मन से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्रिएट करवा लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन बना लेकिन होल नहीं बना। समझ रहे हैं आप? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है, इसमें अगर हम देखेंगे, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये हमने बनाया है सिलिकॉन का ग्राफ बनाया हुआ है। यहां पर जो फास्फोरस आपने मिलाया है, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से थोड़ा ज्यादा रहता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है वो इतना एनर्जी लेवल इसका होता है, इतना एनर्जी लेवल, जो कि सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड वाले एनर्जी लेवल से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। कितना नीचे रहता है? आंसर है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही नीचे रहता है, जो कि बहुत कम एनर्जी है और ये लगभग एनर्जी ना के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि यहां पर उसका एनर्जी लेवल है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिल जाएगी, इतनी कम एनर्जी, लगभग ना के बराबर, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी भी एनर्जी मिल गई ना कहीं से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो ये कहां चला जाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसका ग्राफ कैसा होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसके कंडक्शन बैंड में थोड़े से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंस बैंड में क्या होता है, जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां क्या बन जाते हैं, होल, और बाकी जगहों पर कौन रहता है, बाकी जगहों पर अपना इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर की कंडीशन है सेमीकंडक्टर्स में। तो जो निज अर्धचालक हैं उनकी रूम टेम्परेचर पर यह कंडीशन रहती है कि उनका जो वैलेंस बैंड होता है वो भी आंशिक रूप से भरा रहता है, कंडक्शन बैंड वो भी आंशिक रूप से ही भरा रहता है, पूरा नहीं भरा होता है। और वैलेंस बैंड में जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं वहां पर क्या बन चुके होते हैं, होल्स क्रिएट हो गए होते हैं। जब ये फास्फोरस को मिलाते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल इतना रहता है, ये वाला एनर्जी लेवल इसका होता है। मतलब सिलिकॉन का जो कंडक्शन बैंड है उससे केवल जरा सा नीचे, कितना, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ही होता है। अब फास्फोरस का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां पर है, यहां पर। अब अगर इसको कितनी एनर्जी मिल जाए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए तो ये कहां चला जाएगा, ये जंप करके यहां पर आ जाएगा। अब आप ये देखिए, पहले वैलेंस बैंड में कितने होल्स थे, 3। कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के आ गए थे उतने तो होल्स क्रिएट हुए थे वहां पर। और अब आप देखिए वैलेंस बैंड में होल्स कितने हैं, 3। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने यहां पर होल्स रहे होंगे उतने पहले इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। एक और बना लीजिए, आपको कहीं पर यहां बना देते। तो पहले वैलेंस बैंड में 4 होल्स थे, कंडक्शन बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब फास्फोरस को मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड में होल्स अभी भी 4 ही हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। कहने का मतलब यूं कि कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो गए हैं आपको। पहले कमी थी जिन चीजों की, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ना आपको, कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो प्रॉब्लम था आपका। आपके 3 प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस, जो आवेश वाहक है उनकी संख्या बहुत कम होती है, समझ रहे हैं। और अभी चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ना शुरू हो गया, देखो, और कोई होल क्रिएट नहीं होता इस पे। केवल और केवल कौन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, होल्स आर नॉट इंक्रीजिंग। होल्स का नंबर बदल ही नहीं रहा है, समझ आया। और इसका एनर्जी लेवल जो होता है इतना कम होता है, कंडक्शन बैंड के नजदीक रहता है कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी ये इलेक्ट्रॉन झट से चला जाएगा। अब इतना जब समझ लिया तो हमको एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस निज अर्धचालक में जितने फास्फोरस एटम देते जाएंगे वो फास्फोरस एटम इस क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन देता चला जाएगा। अब हमने क्या किया, ऐसे हमने क्रिस्टल में हम सीख लिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस एटम देने से एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा इस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही हमने और दे दिए फास्फोरस, एक फास्फोरस यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया, यहां ऐसे। हमने ऐसा करते करते 1 लाख फास्फोरस एटम दे दिए, 1 करोड़ फास्फोरस एटम इसको दे दिए। अब अगर आप खुद समझ सकते हैं, 1 करोड़ फास्फोरस के एटम दे देंगे, एक फास्फोरस एटम जाता है तो क्रिस्टल के भीतर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता है। अब अगर 1 करोड़ फास्फोरस का एटम दे देंगे तो क्रिस्टल के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन्स तैयार हो जाएंगे, 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएंगे। होल्स कितने बने, कोई भी नहीं, नया होल कोई नहीं बना, जितने पहले से थे वही है। और आप देख रहे हैं हम चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ अगर आप फास्फोरस एटम दे रहे हैं तो 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप तैयार कर रहे हैं उस पे। कुछ बात समझ में आ रही है। और इतने ज्यादा चार्ज कैरियर जब तैयार हो जाएंगे, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल के भीतर आ जाएंगे, तो अब आपको क्या लगता है, अभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो विद्युत धारा में कमी पड़ेगी क्या, अब तो कमी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिए उसको फास्फोरस एटम दे करके, वो सब के सब 1 करोड़ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल के बराबर है लगभग। वो सब चल पड़ेंगे और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे तो क्रिस्टल में करंट की कोई कमी नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। अब देखिए 2 प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही दूर हो गई
और लगभग तीनों खत्म हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या थी आपकी, आप याद करिए, 3 प्रॉब्लम्स आपने लिखी थी। पहली प्रॉब्लम थी कि आवेश वाहकों की संख्या ही बहुत कम रहती तो चालकता बहुत कम होती है। अब आवेश वाहकों की संख्या कम है क्या, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने उसके भीतर। 1 अरब बना दो, जितना आप चाहो उतने बना दो, जितने फास्फोरस एटम दे दोगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री क्रिएट हो जाएंगे। तो अब पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई, चार्ज कैरियर का नंबर तो कम नहीं पड़ रहा है। अगर चार्ज कैरियर का नंबर कम नहीं पड़ेगा तो कंडक्टिविटी कम नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी बताइए, कि इसको कंट्रोल कौन करता था, टेम्परेचर नहीं। अब हम करेंगे कंट्रोल इसको। कैसे, हमें 1 करोड़ फास्फोरस एटम दे दिए तो इसमें 1 करोड़ के बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए। हम चाहेंगे तो 1 लाख देंगे, हम चाहेंगे तो 1 अरब दे देंगे। तो हम जितनी चाहेंगे कंडक्टिविटी उतनी हम इसकी इंक्रीज कर देंगे। 1 अरब दे देंगे तो और ज्यादा कंडक्टर बन जाएगा, 1 लाख देंगे तो थोड़ा कम कंडक्टर बनेगा। अब टेम्परेचर के हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग अब हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे अगर मुझे ज्यादा अच्छा कंडक्टर बनाना है हम 1 अरब फास्फोरस एटम डाल देंगे। हमें लगता है कि कम थोड़ा सा ही कंडक्टर बन जाए, हमने 1000 ही डाल दिए, नहीं 1 करोड़ डाले अपना। कुछ बात समझ में आ रही। तो कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ गई। व्हाट वाज द थर्ड प्रॉब्लम, दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स के नंबर के। नाउ दिस प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी सॉल्व्ड। अब प्रॉब्लम ये भी खत्म हो गई। अब क्या होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर है, होल्स अब भी 4 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ बन चुके हैं। समझ आ रहे हैं आपको। सो ऑल द प्रॉब्लम्स हैज रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ये टेक्निक यूज करने से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो गई। तो न सिर्फ हमने कंडक्टिविटी बढ़ाई बल्कि हमने कंट्रोलिंग भी उसकी अब अपने हाथ में ले ली है। हम चाहेंगे, मुझे आप कहोगे कि सर इसको ऐसा बनाइएगा कि अच्छी कंडक्टिविटी दे, हम 1 अरब फास्फोरस एटम मिला देंगे। आप बोलोगे सर ऐसा बनाओ कि सस्ता बना दो और कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं चाहिए, हम 1 लाख मिला के छोड़ देंगे इसको। तो न सिर्फ हमने कंडक्टिविटी बढ़ाई है बल्कि उसका कंट्रोल भी अब हमारे हाथ में है। आप बोलोगे अच्छा कंडक्टर बनाओ, हम ज्यादा फास्फोरस एटम मिला देंगे। आप बोलोगे कम अच्छा कंडक्टर चाहिए तो हम कम फास्फोरस के एटम्स मिलाएंगे। सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई। ठीक है। और एक चीज समझने की जरूरत है आपको, ये जो फास्फोरस एटम है, ये फास्फोरस एटम ने क्या किया है, आंसर है इस फास्फोरस एटम ने आकर के क्रिस्टल को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और देने वाला क्या कहलाता है, दाता। इसलिए फास्फोरस एटम को हम बोलते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम कहा जाता है, क्योंकि इसने क्रिस्टल को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ले तुम इलेक्ट्रॉन अपनी कंडक्टिविटी बढ़ाओ। इसलिए यहां पर दाता परमाणु कौन है, सिलिकॉन या फास्फोरस। दिया किसने है, सिलिकॉन ने तो लिया है यहां पर, इसलिए दाता परमाणु कौन होगा, फास्फोरस का परमाणु दाता परमाणु कहा जाएगा यहां। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? तो क्यों ना अब इसके बारे में हम कुछ छोटी मोटी चीजें नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, क्या नोट कर लिया जाए? सबसे पहले तो यह नोट कर लिया जाए, एक तो यह बात बता दी मैंने आपको फर्स्ट। सेकंड नंबर पर हम यह नोट कर लेते हैं कि जितने एटम्स आप मिक्स करोगे उतने ही आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहां पर अपद्रव्य परमाणु जो होगा, जो फॉरेन एटम होगा, उसको क्या बोला जाएगा, अपद्रव्य परमाणु को क्या बोलेंगे? अपद्रव्य परमाणु बहुआ कौन है यहां पर बताइए? सिलिकॉन अपद्रव्य परमाणु है कि फास्फोरस अपद्रव्य परमाणु है? अपद्रव्य के रूप में किसको मिलाया है आपने? फास्फोरस को। इसलिए अपद्रव्य परमाणु बहुआ कौन है? फास्फोरस। और अपद्रव्य परमाणु का नाम क्या रखा जाएगा? दाता परमाणु। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डोनर एटम। समझ आ गया आपको? थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे जितने दाता परमाणु आप मिलाएंगे क्रिस्टल में उतने ही क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो समझ जाएंगे मेरे ख्याल से।
जितने दाता परमाणु आप इसको दे देंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या मिला मुझे? फोर्थ पॉइंट ये मिला, इन दिस क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में किसका नंबर ज्यादा हो गया? प्लीज टेल मी, किसका नंबर ज्यादा हो गया? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करके बताओ किसका नंबर ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। बउआ समझ आया बेटा आपको? इलेक्ट्रॉनों का नंबर होल्स के नंबर से कैसा हो गया? ज्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा हो गया है और होल्स का नंबर कम पड़ गया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स से जो करंट बनती है किसकी करंट ज्यादा हो जाएगी? अब इलेक्ट्रॉन्स वाली करंट बढ़ जाएगी या होल्स वाली करंट बढ़ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे उनकी करंट ज्यादा होगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NeAVD, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी की, तो किसकी करंट ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स वालों की या होल्स की? ओके, वेरी गुड। तो क्या कर सकते हैं? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच लार्जर देन द करंट्स ड्यू टू होल। अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है ना? ओके, अब सिक्स्थ पॉइंट देखो कैसे सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इस क्रिस्टल में बोलबाला किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का कि होल का? इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया आपको? इसका मतलब यहां पर कौन अल्प संख्या में है और कौन बहुत संख्या में है? बहुत संख्या में कौन है? तो हमने बोल दिया कि इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक वाहक है। क्या कह दिया जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है? आंसर इलेक्ट्रॉन है बहुसंख्यक वाहक। इलेक्ट्रॉन को बहुसंख्यक वाहक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो कोई भी पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, क्या बताएंगे आप? इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे या होल्स बताएंगे? इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक वाहक के रूप में होते हैं। और जो होल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक वाहक के रूप में। सेवेंथ पॉइंट बउआ यहां लिख दें हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? ठीक है, इसमें हम लिखना चाहते हैं होल्स के बारे में जानकारी। होल्स यहां पर अब कैसे हैं? अल्प संख्या में है, इसलिए उनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक वाहक। अल्पसंख्यक वाहक कहा जाता है। अंग्रेजी में उन्हें बोला जाता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोला जाता है इनको। तो कभी भी आपसे पूछा जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, आंसर है इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, आंसर है होल्स। ठीक है ना? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, इस वाले सेमीकंडक्टर का आप जितने इसमें फॉरेन एटम मिला देंगे, जितने डोनर एटम मिला देंगे, उतने ही इसमें क्या बन जाएंगे?
तो बताइए इस वाले क्रिस्टल का जो एन टाइप क्रिस्टल बनेगा, नेगेटिव टाइप क्रिस्टल बनेगा, इसका नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो रहेगा? बोलो, फिर से सुनिए। अच्छा क्वेश्चन हमारा, ये क्रिस्टल आपने जो बनाया जिसमें अगर आप 1 करोड़ फास्फोरस एटम मिला देंगे तो 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये उसमें पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हमको ये आपको बताना है कि इस क्रिस्टल का नेट चार्ज कैसा होगा। हम पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें या हम जीरो लिख दें? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, इसलिए हम इसका नेट चार्ज कैसा लिख देंगे? जीरो। हां, सच में आपको, आप जानते हो, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं और आप मुझे बताइएगा आपने किया क्या है। आपने किया ये कि एक सिलिकॉन लिया है आपने और दूसरा क्या लाए हैं आप? फास्फोरस। सिलिकॉन का क्रिस्टल लाए होंगे तो इसमें अगर आप जितने भी आइटम लाए होंगे वो सब आइटम कैसे होंगे? उदासीन होंगे या उनका कोई चार्ज होगा? आइटम कैसा होता है बाबू? कैसा होता है आइटम? कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे यार शर्म करो भाई, उदासीन होता है कि नहीं होता है? थोड़ा अभी तक एटम की पूरी जानकारी पढ़ ली, तब तक चिल्लाते रहे कि एटम उदासीन होता है। अभी आज माइनस देख लिया तो बस उसको देख के प्रवाह में बह गया। समझ रहे हैं? तो ये क्या करते रहते हो आप? एटम कैसा होता है? तो अगर सिलिकॉन क्रिस्टल में, सिलिकॉन के क्रिस्टल में 500 एटम है तो 500 के 500 एटम कैसे होंगे? उदासीन होंगे कि नहीं होंगे? आप ये मुझे बता दो एक बार। ठीक है, तो हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लाए और इसमें 10 करोड़ सिलिकॉन के एटम है, सारे के सारे एटम कैसे हैं? उदासीन। तो पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम है? व्यू एक फास्फोरस एटम ला रहे हैं, फास्फोरस के पास 1 लाख एटम है, इतना फास्फोरस लाएगी, इसके पास 1 लाख एटम है, सारे के सारे एटम इसके कैसे हैं? उदासीन है कि नहीं है? क्योंकि चार्ज रखते हैं वो। एटम कैसा होता है? तो इस फास्फोरस में अगर 1 लाख एटम है तो सारे के सारे कैसे हैं? अब एक उदासीन में दूसरा उदासीन मिल गया और चार्ज कैसा बनेगा इसका? क्यों नेगेटिव बनेगा? आप सोचिए जरा, क्यों नेगेटिव होगा चार्ज? बस आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन आ गया ना, नेगेटिव चार्ज है, उसको देख के आप प्रवाह में बह गए और आपने बोल दिया इसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा गलती मत करिए। अभी भी इस क्रिस्टल का नेट चार्ज कैसा है? जीरो। समझ रहे हैं? 10 करोड़ आइटम सिलिकॉन के, 1 लाख आइटम फास्फोरस के मिले जरूर बैठे हैं, लेकिन थे तो सब न्यूट्रल ही। और आपने क्या कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर निकाला है? नहीं निकाला, सब उसी में मिक्स है आपस में, ऐसा सब मिले बैठे हैं, तो ठीक तो है। क्या प्रॉब्लम है? एक उदासीन मटेरियल को एक दूसरे उदासीन मटेरियल से आप मिक्स कर रहे हो, क्यों उसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा? क्यों उसमें कोई चार्ज बनेगा? अभी भी ये पूरा मिक्सचर जो बनेगा वो भी कैसा रहेगा? वो भी उदासीन रहेगा। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका नेट चार्ज कितना होता है? प्लीज याद रखिए इसको, हर बच्चा यही पर आके गलती करता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो फिर सब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा, फिर नेगेटिव टाइप क्यों कहते हैं? फिर इसका नाम नेगेटिव टाइप क्यों है आखिरकार? तो उसके पीछे एक सीक्रेट है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। आप ये बताएं मुझे, आपके घर में, देखो ये एक सामाजिक चीज में बता रहा हूं आपको, आपके घर में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? सही सही बताना, झूठ मत बताना। आंसर है जो ज्यादा पैसे कमा के देता है घर में। होता है कि नहीं होता? सच बताइएगा, ऐसा होता है? और आपको क्या बोला जाता है? रोज सुबह जगा दिया जाए, चलो जल्दी जाओ, उठ के पढ़ो जाके। और एक भी दिन लेट कर दिया तो बहुत बातें सुनने का मौका मिलता है ना। और आप सोचिए आज के 2 साल बाद आपकी सर्विस लग जाए, फिर आप भी खूब सारा पैसा कमा के देने लगोगे, फिर आपको कोई नहीं कहे, फिर तो ये होगा ना कि अरे ए चुप रहो, सोने दो, सो रहे थोड़ा आराम कर लेने तो, बहुत दूर से आया है, होगा कि नहीं भाई? इज्जत होना शुरू हो जाएगी। अब यही चीज इसमें हो रही है, तो कौन सा प्रॉब्लम है?
यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं कि होल्स करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स करते ज्यादा हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ही बह करके ज्यादा करंट फ्लो करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और इस क्रिस्टल में वही बहुसंख्यक वाहक हैं, जिसकी वजह से मैंने इस क्रिस्टल का ही नाम रख दिया नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर से यह मत समझिए कि इसका चार्ज नेगेटिव है, ऐसा गलत है सोचना। समझ आ रही बात? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का पूरा नाम बताइए। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो फिर इसका नाम नेगेटिव टाइप क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए हमने नाम रख दिया नेगेटिव। तो आपके घर में जो ज्यादा पैसा कमाता है, घर के बाहर नेम प्लेट उसी की लगाई जाती है, उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। समझ रहे हैं आप? इसलिए यहां पर भी हो रहा है। यहां इज्जत किसको ज्यादा मिलनी चाहिए? आंसर है जो ज्यादा काम करेगा। किसने ज्यादा काम किया? इलेक्ट्रॉन्स ने कि होल्स ने? तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर उनकी नेम प्लेट लगा दो ना। लगा दिया हमने। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा था? नेगेटिव। तो हमने नाम रख दिया नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। बट डोंट थिंक दैट इट्स नेट चार्ज इज नेगेटिव। नो, नेवर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट चार्ज 0। इट इज न्यूट्रल। और आप तो समझ रहे हैं ना इस बात को। सिलिकॉन लाएंगे वो भी न्यूट्रल, फास्फोरस ला रहे हैं वो भी न्यूट्रल। मिला दिया तो क्यों नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव कब कोई बनता है? जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाकर उस पर डाल देते हैं हम, तो नेगेटिव बनता है ना। ऐसा तो नहीं किया आपने सिलिकॉन भी लाया न्यूट्रल, फास्फोरस भी लाया न्यूट्रल, मिला दिया तो एक न्यूट्रल दूसरे न्यूट्रल से मिलकर नेगेटिव क्यों बनेगा बेटा? न्यूट्रल ही तो रहेगा ना वो, तो नेट चार्ज 0 रहेगा। और इसका नाम क्यों पड़ गया तो फिर नेगेटिव टाइप? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? कसम से एकदम ठीक। ओके, आ जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। हो गया सारा कुछ इसका खत्म ये, ठीक है ना। अब सारी चीजें इसमें भी यही नोट कर लेते हैं हम। इसमें भी जब हम कोई भी इंप्योरिटी मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं उसकी, मान लिया पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए निज अर्धचालकों में किसी त्रिसंयोजी तत्व, देखो बदल गया। एन टाइप बनाने के लिए किसका हमने मिलाया था? डोपिंग की थी पंच संयोजी, पेंटावैलेंट। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिसंयोजी तत्व, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मींस जिसकी आउटर मोस्ट सेल में केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बस 4 नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वाले को मिलाएंगे। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मुझे तो बस ऐसे ही बताया 2-3 बस। तो मैंने क्या मिला रहा है इस पे? एल्यूमिनियम मिला देना है, गैलियम मिला दो, इंडियम मिला दो, ऑल ऑफ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज कोई भी मिला दो। सबसे इजी मुझे एल्यूमिनियम लगता है, जाना पहचाना, उसको मिला लेते हैं। तो जब एल्यूमिनियम मिक्सअप करेंगे ना, तो वो एल्यूमिनियम क्या करेगा? वो एल्यूमिनियम भी जाकर यहां लैटिस के बीच में फंसेगा नहीं। समझ रहे हैं? वो एल्यूमिनियम क्या करेगा? लैटिस के बीच में जाके ऐसा फंस नहीं जाएगा, वो भी आएगा और एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा। तो ये सिलिकॉन एटम अपने चारों इलेक्ट्रॉन, अपनी पूरी फैमिली लेकर के बगल में हो जाएगा, और वो एल्यूमिनियम का जो पूरा का पूरा एटम होगा वो आके इसकी जगह पर बैठ जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? अपने आसपास के जो सिलिकॉन के 3 एटम हैं उनके एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम के पास एक तरफ की जगह कैसी रह जाएगी? खाली रह गई जगह। इसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? इसको
अपना बंध बनाने के लिए, इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, इसको अपनी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अब तड़पड़ा रहा है बॉन्डिंग के लिए और इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, तो ये क्या करेगा, ये आजू बाजू देखता है कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, और उस इलेक्ट्रॉन को वहां से खींच लेता है। इसने देखा अपने अगल बगल की कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन दिख गया, उसने खींच लिया इस इलेक्ट्रॉन को। अब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहां क्या तैयार हो गया, होल, एक कोटर तैयार हो गया। इलेक्ट्रॉन बना क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं बना। समझ रहे हैं, यहां बिना इलेक्ट्रॉन बने एक होल तैयार हो गया। अच्छा, होल का चार्ज कैसा होता है, क्या आयन का चार्ज कैसा होता है, आयन तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, आयन। यहां पर जो जगह खाली रह गई थी, थोड़ा ध्यान से बउआ देखिएगा, यहां पर जो जगह खाली रह गई थी उसका नेचर कैसा था आपको मालूम है। उसका नेचर ऐसा था कि आसपास देखेगा और कहीं से भी अपनी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, नोच सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसमें इतनी ताकत थी। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या तैयार हो चुका है, एक होल तैयार हो गया है। अब ये होल कैसे बना है आपको मालूम है। एक तो पॉजिटिव चार्ज हम कैसे बना सकते हैं, ये एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और यहां से इलेक्ट्रॉन आपने निकाला क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, बिना इलेक्ट्रॉन निकाले पॉजिटिव चार्ज बना है ये। तो आप जानते हैं, इसीलिए तो बेटा इसका नाम कोटर है, इसीलिए तो इसका नाम होल है, नहीं तो हम इसको आयन ना कह देते। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी का पार्ट क्या बचेगा, धन आयन कहते हैं उसको। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आयन एंड होल्स। होल भी पॉजिटिव चार्ज होता है, आयन भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पर दोनों क्या हम इसको आयन बोल सकते हैं, आंसर इज नो। क्योंकि आयन बनने के लिए एक एटम में से आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन होल बनाने के लिए मैंने कोई इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकाला। इसलिए यह फर्क है एक आयन में, धन आयन में, और एक कोटर में। याद रहेगा। कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है कि देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो क्या हम इसको धनायन बोल सकते हैं, क्योंकि धनायन में भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप आवेश में आके जल्दी जल्दी में कह ही दोगे कि हां इसको हम आयन भी बोल सकते हैं, धनायन, क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। बट प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन आयन एंड होल्स। आयन कैसे बनता है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो आयन बनता है। और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बना है, इसको बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया नहीं है, अपने मन से बना है ये, इसलिए ये होल है। इसको आयन नहीं बोल पाएंगे आप। समझ रहे हैं आप। इस तरीके से एक होल क्रिएट कर लिया। अब ये होल क्या करेगा, अगल बगल देखेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पर होल बना देगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसने देखा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहां होल क्रिएट हो गया। इसने देखा यहां इलेक्ट्रॉन, इसने यहां से खींच लिया, यहां होल क्रिएट हो गया, एक होल तैयार हो गया क्रिस्टल के भीतर। लेकिन क्या कोई नया इलेक्ट्रॉन बना, आंसर इज नो, कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं बना, एक होल तैयार हो गया। एनर्जी लेवल पर अगर देखने जाएंगे तो इस होल का जो एनर्जी लेवल रहता है ना, ये जो कोटर बना हुआ है, इसका एनर्जी लेवल कितना होता है, आंसर है इसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ही ऊपर का रहता है, क्योंकि ये सिलिकॉन का एटम नहीं है, ये एल्यूमिनियम का एटम है। इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो इसके वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ही ऊपर रहता है। कितना ऊपर रहता है, आंसर है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतना सा ही ऊपर रहता है। अब आप देख सकते हैं, और यहां पर क्या तैयार हो गया है, एक होल। पहले से रूम टेम्परेचर पर क्या था, रूम टेम्परेचर पर भी इसके पास 2-3 होल्स थे, और उसी के बराबर के 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर थे। 3 अगर होल्स थे यहां पर, 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। बाकी इसमें सब क्या थे, बाकी इसमें सब इलेक्ट्रॉन थे अपना। ऐसे इस तरह से देखिए, इस तरह से, ठीक है।
अब जब एक होल ये क्रिएट हो गया, इसका एनर्जी लेवल कहां पर आया? आंसर इसके वैलेंस बैंड के बिल्कुल नजदीक ही इसका एनर्जी लेवल होता है, केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस ही रहता है। तो करीब करीब ये वैलेंस बैंड में ही आ गया, मिक्सअप हो गया, इतना कम एनर्जी गैप है इसका। तो अगर ये इसमें आ गया तो अब आप मुझे बताइए इसमें होल्स कितने थे? पहले 3, 1 2 3। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 3। अब बताइए जब हमने ये मिक्स कर दिया अब होल कितने तैयार हो गए? 1 2 3 4। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी 3 हैं। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि अब यहां पर किसका नंबर बढ़ना शुरू हो गया? होल्स का नंबर बढ़ना शुरू हो गया, पर अब इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ रहा है। बात समझ में आई? अब अभी हमने कितने एल्यूमिनियम आइटम दिए हैं इसको? 1। ऐसे करके हम 1 करोड़ एल्यूमिनियम आइटम दे देंगे इसको, 1 अरब एल्यूमिनियम आइटम दे देंगे इसको। तो जब 1 करोड़ एल्यूमिनियम आइटम दे देंगे तो वह सब के सब यही काम करेंगे। जितने सिलिकॉन आइटम्स होंगे 1 करोड़ में से उनको हटा करके अपना उनकी जगह पर बैठते जाएंगे और उतने ही होल्स क्या होते जाएंगे? बनते चले जाएंगे। तो नंबर किसका बढ़ जाएगा? होल्स का। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बढ़ेगा। हमने इस बार किसका नंबर ज्यादा कर लिया? होल्स का। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा पड़ गया? कम पड़ गया। तो दोनों बराबर रहे क्या? नहीं रहे। ये प्रॉब्लम था एक, हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया। होल्स पॉजिटिव चार्ज है, इसका नंबर हमने 1 करोड़ बना लिया, 1 करोड़ मिला करके, तो नंबर भी ज्यादा हो गया, चार्ज कैरियर भी ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, चलेंगे, करंट ज्यादा बहेगी। समझ आ रहा है आपको? तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गई हमारी, कंट्रोलिंग भी हमारे हाथ में आ गई। 1 करोड़ मिलाए, हमारी मर्जी हो गया हम 1 अरब मिला देंगे, हमारी मर्जी हो गया हम 1 लाख मिलाएंगे। तो कंडक्टिविटी कम करनी होगी तो कम मिलाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ानी होगी तो हम ज्यादा मिला देंगे। तो बड़ा सिंपल है, समझ रहे हैं ना? तो तीनों प्रॉब्लम इसमें भी खत्म हो गई हमारी, ठीक है ना? तो अब इसके बारे में भी सारी चीजें हम नोट कर लेते हैं जो हमने इसमें लिखी हैं। एक पॉइंट तो हमने ये वाला इसी में लिख दिया है। दूसरा पॉइंट, हाँ, इसमें बताइए अपद्रव्य परमाणु कौन सा मिलाया है, सिलिकॉन के एल्यूमिनियम? आपने एल्यूमिनियम। इसने क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन दिया है कि खुद उसी का इलेक्ट्रॉन नोच लिया है? उसी का इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने। तो और अगर उसी का इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया है तो यह दाता हुआ कि यह ग्राही हुआ? इसने लिया है, दिया नहीं है इसने, तो यह ग्राही परमाणु है। तो यहां पर जो अपद्रव्य परमाणु होगा, यहां पर जो ये अपद्रव्य परमाणु है एल्यूमिनियम, इसको कौन सा परमाणु बोलेंगे? ग्राही परमाणु बोलेंगे, यानी कि रिसीवर एटम। रिसीवर एटम होगा ये। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा गया था? नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या हुआ? जितने आप ग्राही परमाणु मिला देंगे उतने ही नंबर में क्या कौन आ जाएगा? यहां होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिसीवर एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। जितने आप ग्राही परमाणु मिलाएंगे अपद्रव्य के रूप में उतने ही वहां पर क्वोटर तैयार हो जाएंगे। फोर्थ पे ये होगा कि फोर्थ पॉइंट इसका था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब यहां बताइए किसका नंबर बढ़ गया? होल्स का कि इलेक्ट्रॉन्स का? होल्स का नंबर बढ़ गया। नंबर ऑफ होल्स इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया ये आपको? होल्स का नंबर हमने पूरे लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, हमने इसे सिंबल्स में लिख दिया। होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉनों के नंबर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉनों के नंबर से बहुत ज्यादा हो गया तो करंट किसकी बढ़ेगी? होल्स की कि इलेक्ट्रॉन्स की? होल्स की करंट बढ़ जाएगी। तो करंट ड्यू टू होल्स विल बी ऑल्सो मच लार्जर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की वजह से जो करंट बननी होगी वो ज्यादा बनेगी अब इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा हो गया, और जिसका नंबर ज्यादा उसकी करंट भी ज्यादा होगी, I बराबर NeAVD की वजह से। अब यहां पर संख्या किसकी बढ़ गई बोल दीजिए? होल्स की। तो यहां बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक कौन है? बहुसंख्यक वाहक यहां कौन है? होल्स, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है। तो यहां पर जो होल्स हैं, होल्स, ये इनको कहा जाएगा हिंदी में बहुसंख्यक वाहक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या बन गए, इस वाले सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक वाहक बन गए, अल्पसंख्यक वाहक, जिन्हें आप अंग्रेजी में माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोला जाया करेगा। अब हमको यह बताइए इस पे कि इसका नेट चार्ज कितना होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पॉजिटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव होल बना लिए हैं हमने इसके भीतर, तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इसके भीतर हमने क्रिएट कर लिया है। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी इट्स नेट चार्ज, जीरो कि पॉजिटिव कि नेगेटिव? पक्का? अब तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है ना? अब आपको भी समझ में आता है कि अगर हमने एल्युमिनियम मिलाए होंगे बहुत सारे आइटम, तो आइटम तो सब कैसे आए होंगे, मतलब न्यूट्रली आए होंगे ना, तो वो क्यों बनाएंगे इसका चार्ज पॉजिटिव? नेट चार्ज इसका कैसा हो जाएगा? जीरो। ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसके बारे में सारी चीजें। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताइए बहुसंख्यक वाहक कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक होल्स रहेंगे। मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कि होल्स की? इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता, कल बात करी थी, आज नहीं करी है हमने, कल बात की थी कि गतिशीलता इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है। समझ रहे हैं आप? नेट चार्ज दोनों का कैसा रहेगा? नेट चार्ज दोनों का उदासीन रहेगा, सेम रहेगा ये नहीं, उदासीन रहेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी उदासीन है और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी उदासीन है। अगर उदासीन है तो फिर उसका नाम पॉजिटिव टाइप क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें बहुसंख्यक वाहक के रूप में कौन है? होल्स, और होल्स का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए हमने इसी के नाम पर उसका नाम रख दिया पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो नाम सुन करके ये भ्रम में मत आइए कि ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब इसका नेट चार्ज नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। नहीं, नेट चार्ज तो दोनों का जीरो रहता है। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए क्योंकि उसमें जो आवेश बहुसंख्यक वाहक है, मेजॉरिटी है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो हमने उसका क्रिस्टल का ही नाम रख दिया नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। बउआ हो, समझ में आया? आप जानते हैं ऐसा करने से आपको फायदा क्या हुआ? तीनों तो फायदे हुए, जो नुकसान आपको दिख रहे थे। कंडक्टिविटी दोनों में बढ़ गई, पहली बात तो, एक में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा कर दिया, एक में होल्स का ज्यादा हो गया, चार्ज कैरियर बढ़ गए, कंडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा, कंट्रोलिंग अब टेम्परेचर के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है, हम जितना ज्यादा चाहे चार्ज कैरियर बना सकते हैं उसके भीतर। और अगर ताप थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा भी तो चार्ज कैरियर तो ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। गर्मी हो या सर्दी, हमारा लैपटॉप काम करेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको। और तीसरी प्रॉब्लम यह थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर थे, अब ऐसा नहीं रह गया है। देख लो आप, किसी एक का ही नंबर हमारा ज्यादा है, या तो होल का नंबर ज्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा। ये तीन के तीनों जो नुकसान थे वो हमारे फायदे में बदल चुके हैं अब। और अगर ये तीन के तीनों नुकसान हमारे फायदे में बदल चुके हैं तो क्या अब डिवाइस बनाई जा सकती है? आंसर इज यस, अब बना सकते हैं। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पर हम डिवाइस बना के दिखाएंगे कि अब सेमीकंडक्टर से बनने वाली डिवाइस कौन सी बनती है। और इसमें सबसे बढ़िया जो डिवाइस बनती है वो है पीएन जंक्शन। अरे कौन सी डिवाइस है जो सबसे बेस्ट बनती है इससे? पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन इतनी अच्छी डिवाइस है, मैं क्या बताऊं कसम से, उसकी तो कोई मतलब बड़ाई में कुछ भी कहा जाए ना कम है। कैसे? ये एक पीएन जंक्शन है, मान लिया ये इतना अच्छा है, इसको हमने ऐसे लगाया करंट फ्लो होगी, ऐसे लगा देंगे करंट फ्लो नहीं होगी। इसको धूप में रख दिया करंट फ्लो होगी, छांव में रख दिया करंट फ्लो नहीं होगी। इतनी अच्छी चीज है, हम जो चाहे उसका उस तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम। तो पीएन जंक्शन हम इसका बनाएंगे बाह्य अर्धचालक का उपयोग करके, एन टाइप का और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। आई होप कि आज वाली चीजें सारी समझ में आ गई होंगी आपको। आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।